हेलो एवरीवन। डेटा एनालिटिक्स की सीरीज में आज हम पढ़ने वाले हैं डेटा स्ट्रीमिंग। डेटा स्ट्रीमिंग होता क्या है? जो हम लोग लाइव वीडियोस देखते हैं, लाइव स्ट्रीम जो होता है उसी को डेटा स्ट्रीमिंग बोला जाता है। आपके पास वन बाय वन एक एक बिट जो है एक चेन की फॉर्म में आती रहती है, और वो जो भी आप जहाँ पे भी आप यूज करते हो, जहाँ पे भी आप देखते हो, तो वहाँ पे वो कॉन्टिन्यूस आपको शो होती रहती है। जैसे अगर आप लाइव क्रिकेट मैच देख रहे हो तो वन बाय वन बिट जो है वो आपके पास आती रहती है और आप उसको जो है वो देख सकते हो। डेटा स्ट्रीमिंग मेरे पास मेनली दो तरीके की होती है। वन इज द ट्रांजेक्शनल एंड सेकंड वन इज द मेजरमेंट। ट्रांजेक्शनल डेटा स्ट्रीम होती है जब हम ट्रांजेक्शन्स करते हैं, लाइक जो भी हम लोग अकाउंट में कुछ ट्रांजेक्शन करते हैं, कोई भी डेटा हम शेयर करते हैं, तो वो ट्रांजेक्शन्स के अंदर आता है। अगर हम बात करें मेजरमेंट, तो मेजरमेंट यूज होता है डेटा को मेजर करने के लिए। जैसे कि अगर हमें अर्थ का क्लाइमेट चेक करना है तो हमें उसके लिए ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, ये सब कुछ मेजर करना पड़ेगा। तो दैट विल बी अवर मेजरमेंट पार्ट। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं डेटा स्ट्रीमिंग की? मेरे पास बहुत लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा होता है और वो बहुत इजीली डेटा जो है वो पहुंच जाता है आउटपुट पे। तो फास्ट है, रियल टाइम है, आप लाइव मैसेज देखते हो तो वो रियल टाइम है, डेटा को प्रॉपरली कैप्चर करता है और डेटा को इजीली स्टोर कर सकता है। क्योंकि आपकी अगर एक भी बिट इधर से उधर हुई तो आपको डेटा जो है वो सही से समझ नहीं आएगा, तो वो डेटा को बहुत प्रॉपरली कैप्चर करके आप तक पहुंचाता है। कहाँ कहाँ यूज होता है? आप लाइव मैसेज देखते हो तो रियल टाइम एप्लीकेशंस में यूज होता ही है, आईटी सिस्टम्स वगैरह में भी यूज होता है, और कोई भी फ्रॉड अगर डिटेक्ट करना है तो उसको एनालाइज करने के लिए भी कंज्यूमर इंटरप्राइजेज इन सब के लिए यूज होता है। क्या क्या एडवांटेजेस है? इसकी कॉस्ट कम होती है, इसमें रिस्क कम है, आपका सेल जो है वो अपग्रेड होगा क्योंकि लोग जो है वो सारी चीजें अपडेटेड देखेंगे, तो आपको आपका सेल जो है वो अपग्रेड होगा। बट जहाँ एडवांटेजेस होते हैं वहाँ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। यहाँ पे सिक्योरिटी कम होती है, डेटा जो है कोई भी बीच में एक्सेस कर सकता है क्योंकि लाइव चल रहा है। अगर आप कोई सीक्रेट डेटा भेजना चाहते हो तो इट्स नॉट पॉसिबल कि आप जो है वो यहाँ पे इजीली या विदाउट एनी प्रॉब्लम आप इसको शेयर कर सको। तो और इसके अलावा मेरे पास चैलेंजेस जो होते हैं वो ये होते हैं कि ट्रैफिक का इशू आता है। यहाँ पे बहुत सारा डेटा एक साथ आ जाता है तो बोटलनेक की प्रॉब्लम हो जाती है। सेंट्रलाइज सिस्टम होता है, सारी चीज़ें उसको देखनी होती हैं। तो ये मेनली बेसिक बेसिक टर्म्स हैं जो हमें पता होना चाहिए कि डेटा स्ट्रीमिंग क्या होता है, कहाँ यूज होता है, क्या एडवांटेजेस हैं, क्या प्रॉब्लम है, वो सारा हमारा डेटा स्ट्रीमिंग के अंदर आता है। अब अगर हम बात करें इसके आर्किटेक्चर की, तो डेटा स्ट्रीमिंग के आर्किटेक्चर में मेरे पास होता है मैसेज प्रोड्यूसर। मैसेज प्रोड्यूसर क्या करता है? एक तरफ आपका मैसेज होगा और एक तरफ आपका, या आप बोलो एक तरफ आपका प्रोड्यूसर होगा और एक तरफ आपका कंज्यूमर होगा। प्रोड्यूसर को जो भी डेटा सेंड करना है वो डेटा जो है वो आपका जो भी यहाँ पे डेटा है वो पार्टीशन होके कंज्यूमर तक पहुंच जाएगा। इसके अलावा मेरे पास आता है बैक एंड रियल टाइम ईटीएल टूल्स। इसमें आपकी जो भी एप्स हैं, जो आपकी सर्विसेज या कोई भी डिवाइसेस है, उन सबको मैनेज किया जाता है इन अ क्यू में। फिर यहाँ पे एक प्रोसेसर होता है जो उनकी प्रोसेसिंग करता है, और उस प्रोसेसिंग के बेसिस पे आपको क्या क्या आउटपुट मिलता है वो आउटपुट देता है। फॉर एग्जाम्पल सेंसर्स है, सेंसर्स आपके घर में कोई सेंसर लगा हुआ है, फायर अलार्म या कुछ भी, तो वो जो भी कोई सेंस करेगा उसकी प्रोसेसिंग करके वो आपको एक अलर्ट जो है वो जनरेट कर देगा। तो इस बेसिस पे आपको क्या सर्विसेज है उसके बेसिस पे आपके एक्शंस परफॉर्म करेगा। ये सारी चीजें हैं जो आपकी बैच और रियल टाइम में काम करती है। इसके अलावा मेरे पास ये आर्किटेक्चर के अलावा मेरे पास आता है मॉडल। तो अगर मैं मॉडल्स की बात करूँ तो मेरे पास मॉडल फर्स्ट है ग्राफ बेस्ड मॉडल। ग्राफ बेस्ड मॉडल में आप सब ने पढ़ा होगा, ग्राफ जो है वो आपके वर्टिसेस और एजेस और इन सब चीज़ों से बने होते हैं। तो इसमें आपके पास क्या होता है? एक तरफ आपका सोर्स होता है, और या आप बोलो इनपुट, और दूसरी तरफ आपका सिंक होता है, या आप बोल सकते हो आउटपुट। सोर्स और डेस्टिनेशन भी आप बोल सकते हो। और यहाँ से डेटा जो है वो पास ऑन होता है। यहाँ बीच में आपका ऑपरेटर होता है जो डेटा को ऑपरेट करता है, और ये वन बाय वन करके डेटा जो जाता रहता है। तो ये मेरे पास ग्राफ बेस्ड मॉडल है। देन आता है मेरे पास रिलेशन ओरिएंटेड। रिलेशन ओरिएंटेड आपको पता है, आप डीबीएमएस में भी यूज करते हो। टेबल की फॉर्म में जब आप डेटा स्टोर करते हो तो उसको रिलेशन बेस्ड बोला जाता है। इसमें वही आपका एक तरफ सोर्स स्ट्रीम होगा, दूसरी तरफ आपका सिंक स्ट्रीम होगा,
यहाँ पे जो भी डेटा जाएगा वो उस डेटा के साथ आपकी क्या क्या वैल्यू जाएगी, किस टाइम स्टैम्प पे आप उसको भेज रहे हो, क्या उसकी की है और क्या उसकी वैल्यू है, ये ऐसे करके इंफॉर्मेशन पास ऑन होती है। और यहाँ पे आपकी एक टेबल फॉर्म में डेटा जो है वो जनरेट हो जाता है। तो टेबल में क्या क्या आ जाएगा, आपका टाइम, आपकी की और आपकी वैल्यू। तो इस बेसिस पे जैसे जैसे यहाँ पे वैल्यू आती जाएगी टेबल के अंदर वैल्यू जो है वो स्टोर हो जाएगी। दैट इज रिलेशन ओरिएंटेड। देन आता है ऑब्जेक्ट बेस्ड। आप सारी चीजों को एज अ ऑब्जेक्ट ट्रीट करो। आपने सी प्रोग्रामिंग और C++ में भी पढ़ा होगा। एज अ ऑब्जेक्ट ट्रीट करो और उसको आगे फॉरवर्ड करो। XML बेस्ड के अंदर क्या, ये मेनली काम करता है आपके XML डॉक्यूमेंट्स के लिए। आपको पता है XML डॉक्यूमेंट्स के बारे में, एक्सटेंडेड मार्कअप लैंग्वेज, जैसे हमारे पास HTML होता है उसी का एक्सटेंडेड वर्जन है, तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं XML मॉडल्स। देन मेरे पास आता है, अगर मैं बात करूं पूरे डेटा स्ट्रीमिंग में, तो डेटा स्ट्रीमिंग में जो चीजें हैं हमारे पास डेटा स्ट्रीमिंग के अंदर है, उसकी डेफिनेशन, आपके चैलेंजेस वगैरह। उसके अलावा डेटा स्ट्रीमिंग जो मेन चीजों पे काम करता है उसमें मेरे पास आता है, फर्स्ट वन इज द सैम्पलिंग, डेटा को सैंपल कर। सेकंड आता है मेरे पास फिल्टरिंग, डेटा को फिल्टर करना, डेटा को एक्सप्लोर करके एग्जामाइन करके अप्रोप्रिएट पोजीशन पे पहुंचाना इस फिल्टरिंग। देन मेरे पास आता है काउंटिंग। काउंटिंग में फर्दर मेरे पास है कि कितने नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट आप काउंट करना चाहते हो, कि कितने एलिमेंट है जो अलग हैं। डिस्टिंक्ट एलिमेंट के बाद आता है मेरे पास मोमेंट को एस्टिमेट करना या ऑर्डर्स को एस्टिमेट करना। इसमें सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर जो है वो जनरेट होता है। एंड द लास्ट वन आता है मेरे पास नंबर ऑफ वंस काउंट करना। नंबर ऑफ वंस एक सीरीज के अंदर कितने हैं। तो फिल्टरिंग के लिए जो वो यूज होती है दैट इज ब्लूम फिल्टरिंग। डिस्टिंक्ट एलिमेंट के लिए जो हम यूज करते हैं दैट इज प्लेजर्स-मार्टिन एल्गोरिथम। एस्टिमेट के लिए AMG एल्गोरिथम यूज होता है। एंड नंबर ऑफ वंस के लिए हम लोग यूज करते हैं DGIM एल्गोरिथम। अगर हम फर्स्ट बात करें सैम्पलिंग की, तो सैम्पलिंग क्या होता है, डेटा हमारे पास बहुत लार्ज अमाउंट में अवेलेबल है, तो उसमें से हम कुछ पार्ट निकालना चाहते हैं, दैट विल बी डेटा सैम्पलिंग। तो यहाँ पे दो तरीके की सैम्पलिंग होती है, फर्स्ट इज द प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग एंड सेकंड इज द नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का मतलब होता है कि जितने भी एलिमेंट हैं उनके पास चांस है सेलेक्ट होने का, मतलब प्रोबेबिलिटी है सेलेक्ट होने की। इसमें आपके पास चांस नहीं होता। कैसे चांस है, कैसे बात कर सकते हैं हम, अगर मेरे पास सिंपल है जिसको रैंडम भी बोला जाता है, आप रैंडमली कोई भी डेटा पिक करो तो वो आपकी उस हर एक के पास प्रोबेबिलिटी है, हर एक के पास चांस है डेटा को सेलेक्ट होने का। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास एक कंपनी है जिसमें आपके पास 50 एम्प्लॉयज हैं, आप रैंडमली किसी भी 2-3 एम्प्लॉयज को उठाते हो तो सबके पास चांस है, नेक्स्ट टाइम हो सकता है कोई नेक्स्ट 2-3 एम्प्लॉयज जो है वो पिकअप हो जाए, तो हर के पास एक चांस होता है डेटा सेलेक्ट होने का। देन आता है मेरे पास सिस्टमैटिक। सिस्टमैटिक के अंदर आपको क्या होता है कि आप ऑर्डर डिफाइन कर देते हो, मतलब इट्स ऑल्सो अ काइंड ऑफ रैंडम, बट आप रैंडम में तो रैंडमली पिक कर रहे हो, बट यहाँ पे आप क्या करोगे कि 10th एम्प्लॉय आ जाए, देन 20th एम्प्लॉय आ जाए, तो इस अकॉर्डिंग आपकी कंपनी में आपने कोई एक रैंडम नंबर जो है वो करा है, उसके बेसिस पे आपने सीरीज डिफाइन कर दी कि ये जो है सिस्टमैटिक तरीके से आप उसको पिक करोगे। देन आता है मेरे पास स्ट्रेटाफाइड। स्ट्रेटाफाइड क्या होता है, यहाँ पे आप सब ग्रुप्स बना लेते हो और उन सब ग्रुप्स को स्ट्रेटा बोला जाता है और उस स्ट्रेटा के बेसिस पे आप डेटा को सेलेक्ट करते हो। फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी है जिसमें 50 मेल्स हैं, 50 फीमेल्स हैं, तो आपने उनको एक अलग ग्रुप के हिसाब से, आपने एज ग्रुप के हिसाब से या फिर आपने जेंडर के हिसाब से उनको एक सब ग्रुप्स बना दिया और उस ग्रुप में से जब आप सेलेक्ट करते हो दैट इज स्ट्रेटाफाइड। देन आता है मेरे पास क्लस्टर। क्लस्टर भी ऑलमोस्ट सिमिलर है स्ट्रेटाफाइड का, बस यहाँ पे जो आप ग्रुप बनाओगे दैट मस्ट बी सिमिलर ग्रुप। आप सेम ग्रुप बनाओगे, जैसे मैंने बोला फीमेल्स का एक ग्रुप बनेगा, अब उसमें भी अगर आप चाहो ब्रांच वाइज या आप फर्दर जो भी आपका अलग अलग डेटा है उसके अकॉर्डिंग या एज ग्रुप के अकॉर्डिंग आप सेम इसके अंदर बताओगे, जबकि स्ट्रेटाफाइड में आप जो है वो ये चीज नहीं करते, आप सिर्फ ग्रुप्स बनाते हो, बट आप सेम ग्रुप्स नहीं बनाते हो। मतलब हो सकता है जो आपने ग्रुप बनाया है उसमें फीमेल भी हो मेल भी हो, बट क्लस्टर में आपको सेम
चीजें ही रखनी है। अगर आप जेंडर के बेसिस पे क्लस्टर बना रहे हो तो एक तरफ फीमेल और एक तरफ मेल ही होंगे। देन आता है मेरे पास नॉन प्रोबेबिलिटी। नॉन प्रोबेबिलिटी में हमारे पास चांसेस नहीं होते डेटा को सेलेक्ट होने के, क्योंकि यहाँ पे हम लोग रैंडमली नहीं पिक करते, यहाँ पे हम लोग किसी बेसिस पे उसको पिक करते हैं। तो जरूरी नहीं है कि उसके पास चांस हो सेलेक्ट होने के। तो सबसे पहले इसके अंदर आता है कन्वीनियंस सैम्पलिंग। कन्वीनियंस सैम्पलिंग का मतलब है कोई इंसान खुद पार्टिसिपेट करना चाहता है या कन्वीनियंट है, उसको कोई इशू नहीं है। जैसे आप किसी कंपनी के बाहर खड़े हो, आपने कोई सर्वे फॉर्म फिल करवाना है, तो जो भी एम्प्लॉय आपके पास आ जाएगा सबसे पहले, या वो इंटरेस्टेड होगा पार्टिसिपेट करने के लिए, तो वो उसको डेटा जो है वो उससे इजीली फिल हो जाएगा। तो वो होता है मेरे पास कन्वीनियंस सैम्पलिंग। देन आता है मेरे पास वॉलेंट्री सैम्पलिंग। वॉलेंट्री आपको पता है, जब आप वॉलेंट्री किसी चीज में पार्टिसिपेट करते हो, आपने एक्टिविटीज भी परफॉर्म करनी है, तो वॉलेंट्री जब आप उसके अंदर पार्टिसिपेट करते हो तो वो होता है वॉलेंट्री सैम्पलिंग। मतलब कोई बंदा सामने से आके बोले दैट आई एम इंटरेस्टेड इन फिलिंग दिस सर्वे, तो आप उसको दे सकते हो। या आप किसी भी कंपनी में कोई भी काम सर्वे फिल कराना चाहते हो, रिसर्चर चाहता है कि मुझे इस कंपनी का डेटा चाहिए, तो कोई भी लोग आके बोल सकते हैं कि हाँ आई एम रेडी टू डू दिस। देन आता है पर्पसिव सैम्पलिंग। पर्पसिव सैम्पलिंग में यूज होता है आपका जजमेंट्स, जजेस आप बोल सकते हो, ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो एक्सपीरियंस लोग हम लोग इसमें पिक करते हैं। क्यों? क्योंकि पर्पसिवली मैं वो सैम्पलिंग कर रही हूँ, तो अगर मैं किसी पर्पस के लिए वो काम कर रही हूँ तो मुझे एक्सपीरियंस और जजेस चाहिए, ताकि वो मेरे को अच्छे से सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सके। एंड लास्ट वन इज अ स्नोबॉल। स्नोबॉल में क्या होता है, जैसे आप बॉल पास करते हो एक से दूसरे बंदे को, दूसरे से तीसरे बंदे को, तो ऐसे स्नोबॉल होता है। स्नोबॉल में आप क्या करोगे, आप एक इंसान चूज करोगे जिससे आप सर्वे फिल कराना चाहते हो, वो आगे किसी और को वो पास ऑन करेगा, मतलब 2-3 लोगों को और पास ऑन कर देगा, फिर आगे वो 2-3 लोगों को और पास ऑन कर देगा। ऐसे जो है वो सर्वे पास होता रहेगा और डेटा इकट्ठा होता रहेगा। आपने एक सलमान खान की मूवी भी देखी होगी, आप 2 लोगों की मदद करो, उन लोगों को बोलो कि आगे फर्दर 2 लोगों की मदद करें, दैट इज स्नोबॉल। नाउ मेरे पास आता है फिल्टरिंग। फिल्टरिंग में मैंने आपको बता दिया, डेटा को एग्जामाइन करना है और उसको रीअरेंज करना है अकॉर्डिंग टू द क्राइटेरिया। जिस क्राइटेरिया में वो सेट हो रहा है वहां पे आपको रीअरेंज करना है। तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं ब्लूम फिल्टरिंग का। ब्लूम फिल्टरिंग क्या करता है, वो ये चेक करता है कि डेटा जो है वो प्रेजेंट है कि नहीं है। अब ब्लूम फिल्टरिंग की दो चीज है। ब्लूम फिल्टरिंग काम करता है फॉल्स नेगेटिव और फॉल्स पॉजिटिव वैल्यूज पे। मतलब फॉल्स पॉजिटिव का मतलब है अगर आपका डेटा फॉल्स पॉजिटिव है, इट मीन्स वो प्रेजेंट हो सकता है, देयर माइट बी अ पॉसिबिलिटी। बट अगर फॉल्स नेगेटिव है तो वो डेटा श्योरली उसके अंदर प्रेजेंट नहीं है। ये चीज ध्यान रखना। माइट बी प्रेजेंट है, माइट बी प्रेजेंट मतलब हो भी सकता है प्रेजेंट, नहीं भी हो सकता, मैं उसको गारंटी नहीं कर सकती कि वो प्रेजेंट है। बट अगर फॉल्स नेगेटिव है तो मैं उसको गारंटी कर सकती हूँ कि वो प्रेजेंट नहीं है। यहाँ पे क्वेश्चन है, एक सेट गिवन है आपको 8, 10 सो ऑन अप टू इन दिस वे। आपको ये चेक करना है कि 48 और 7 जो है वो इस सेट के अंदर लाई करता है कि नहीं है, और आपको सेट का साइज गिवन है इस 10। कुछ हैश फंक्शन आपको गिवन है जो आपको अप्लाई करने हैं। 3x plus 3 mod 6, 2x plus 9 mod 2, 3x plus 7 mod 8, 2x plus 3 mod 5। आपको क्या करना है, सबसे पहला स्टेप आपको करना है, जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं कितने हैं 10, तो आपको 0 से लेके 9 तक का एक एरे बनाना है। तो 0 से लेके 9 तक, क्योंकि हमें पता है 10 नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, तो 0 से 9 तक 10 एलिमेंट्स बनेंगे। तो आपको हर एक वैल्यू को 0 इनिशियलाइज करना है स्टार्टिंग में। तो आपने एक एरे बना दिया विद 0 to 9 और हर वैल्यू को आपने 0 कर दिया। नेक्स्ट इज आपको जो हैश फंक्शन क्वेश्चन में गिवन है वो अप्लाई करना है और वैल्यूज को कैलकुलेट करना है। अब यहाँ पे जो x आपको गिवन है, उस x में आप वैल्यूज एक बार 8 लोगे, एक बार 10 लोगे, एक बार 48 और एक बार 7। ये चारों हैश फंक्शन से आप एक टेबल क्रिएट कर लोगे। जब आप कैलकुलेट करोगे 3x plus 3 mod 6, तो आप क्या करोगे, x की वैल्यू अभी यहाँ पे कितनी है 8, फर्स्ट कॉलम के लिए हम कैलकुलेट कर रहे हैं। 3 into 8 plus 3, 24 plus 3, 27 mod of 6। मोड का क्या मतलब होता है, आपका रिमाइंडर। तो जब आप 21 को 6 से डिवाइड करोगे तो 6 3 18, रिमाइंडर कितना आ गया 3, तो ये यहाँ पे 3 आ गया। नेक्स्ट अब x की वैल्यू कितनी करनी है 10, तो 3 into 10 plus 3,
33 मोड 6, जब 6 को आप डिवाइड करोगे, 33 को 6 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर आपका आ जाएगा 3, क्योंकि 6 5 जा 30। ऐसे ही आगे की वैल्यूज कैलकुलेट करनी है। यहाँ पे आप क्या करोगे, 3x7, यहाँ पे x की वैल्यू 8, फिर 10, फिर 48, फिर 7, ये सारे टेबल आप कंप्लीट कर लोगे। अब आपको नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, क्योंकि मुझे पता है कि 8 और 10 मेरे सेट में प्रेजेंट है, क्वेश्चन में गिवन है कि मेरे पास एक सेट है 8 और 10, मुझे ये चेक करना है कि 48 और 7 उसके अंदर प्रेजेंट है कि नहीं है। तो जो भी 8 और 10 की वैल्यूज है, लाइक 3 1 7 4 और 3 1 5, तो 3 या आप बोल सकते हो 1 3 4 5 7, ये जो वैल्यूज हैं यहाँ पे इस एरे में इन वैल्यूज को 1 करना है। नेक्स्ट स्टेप मेरे पास आता है कि आपको इन वैल्यूज को 1 करना है। तो 1, दिस विल बी 1, 3, दिस विल बी 1, 4, दिस विल बी 1, 5 1 7 1। तो जो मेरे पास नया एरे बनेगा वो कुछ 1 1 की फॉर्म में बनेगा। उसके बाद आपको क्या करना है, ये बनने के बाद अब आपको 48 और 7 को चेक करना है। तो जब आप 48 और 7 को चेक करोगे तो 48 में वैल्यूज क्या क्या हैं, 48 में है आपके पास 1 3 4 7, 1 3 4 और 7। आप ये चेक करो कि ये सारी वैल्यूज 1 है, एरे में चेक करो, 1 पे 1 है, ठीक है, 3 पे 1 है, ठीक है, 4 पे 1 है, ठीक है, 7 पे 1 है, ठीक है। अगर सारी वैल्यूज यहाँ पे 1 है, इसका मतलब है ये फॉल्स पॉजिटिव है। फॉल्स पॉजिटिव का मतलब माइट बी प्रेजेंट, आप श्योरली नहीं बोल सकते हो, माइट बी प्रेजेंट। अगर एक भी 0 आ जाता है तो वो आपका फॉल्स नेगेटिव होगा, वो श्योरली नॉट प्रेजेंट है। लाइक 7 में क्या क्या वैल्यू है आपकी, 0 1 2 और 4। तो चेक करो क्या इन सारी वैल्यूज पे 1 है, 0 पे 1 नहीं है, 1 पे 1 नहीं है, 1 पे 1 है, 2 पे 1 नहीं है, 4 पे 1 है। मेरे पास दो वैल्यूज ऐसी हैं जिसमें 0 वैल्यू आ रही है। अगर एक भी वैल्यू ऐसी होती है जिसमें 0 वैल्यू आती है, इसका मतलब वो फॉल्स नेगेटिव है। तो जो 7 है दैट विल बी फॉल्स नेगेटिव एंड ये आपका श्योरली नॉट प्रेजेंट है। तो अगर मैं बोलूँ क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि 48 और 7 में से कौन सा इस सेट के अंदर लाई करेगा कौन सा नहीं, तो मैं बोल सकती हूँ कि 48 जो है मेरा फॉल्स पॉजिटिव है, इट माइट बी प्रेजेंट और नॉट बी, बट आपका जो 7 है वो फॉल्स नेगेटिव है, वो श्योरली आपका इसके अंदर प्रेजेंट नहीं है। तो ये ब्लूम फिल्टरिंग का काम होता है। नेक्स्ट मैंने आपको बताया था डेटा को काउंट करने के लिए आपको क्या करना है। तो काउंटिंग करने के लिए मेरे पास तीन चीजें हैं। सबसे पहले मुझे डिस्टिंक्ट एलिमेंट को काउंट करना है, कौन कौन से एलिमेंट है जो अलग है। देन हमें मोमेंट्स कैलकुलेट करने हैं। इसको जो एल्गोरिथम है, FML को क्लोजर्ट मार्टिन एल्गोरिथम, एलोन मैटियस सेजोडी एल्गोरिथम, एंड वंस काउंट करने हैं, नंबर ऑफ वंस आपको काउंट करने हैं। उसके लिए आपके पास DGML को है, बजाज जोनेस इंडाइट मोटवानी एल्गोरिथम। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं FM एल्गोरिथम से। आपको डिस्टिंक्ट एलिमेंट, अलग एलिमेंट्स फाइंड आउट करने हैं। तो आपको क्या करना है, उसके लिए आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने हैं। सबसे पहले आपको एक हैश फंक्शन गिवन होगा, उस हैश फंक्शन के बेसिस पे जो भी इनपुट गिवन है उसको अप्लाई करो और एक आउटपुट फॉर्म में ले आओ। उस आउटपुट को आप बाइनरी में कन्वर्ट करो। बाइनरी में कन्वर्ट करने के बाद आपको ट्रेलिंग जीरोस निकालनी है। ट्रेलिंग जीरोस होती है 1 के बाद कितनी जीरो है। यहाँ पे 1 के बाद कितनी जीरो है, 1। यहाँ पे 1 के बाद कितनी जीरो है, एक भी नहीं है, क्योंकि 1 के बाद जीरोस देखनी है, दैट इज ट्रेलिंग जीरोस। उसमें से जो भी मैक्सिमम वैल्यू होगी वो चूज कर लेना और उसके 2 की पावर करोगे तो आपके पास डिस्टिंक्ट एलिमेंट आ जाएंगे। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। ये आपको एक सीरीज गिवन है 1 3 2 1 2 3 4 3 1 2 3 1। इसमें मुझे डिस्टिंक्ट एलिमेंट फाइंड आउट करना है। विद द हैश फंक्शन आपको गिवन है 6x + 1 mod of 5। अब आप चेक करो कितने एलिमेंट इसमें डिस्टिंक्ट है, 1 2 3 4। 4 एलिमेंट है जो डिस्टिंक्ट एलिमेंट है, मतलब जो अलग है, बाकी सब रिपीट हो रहे हैं। तो आपको क्या करना है, हर एक पे हैश फंक्शन लगाना है। तो पहले x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1, देन x की वैल्यू हो जाएगी 3, देन 2। तो आप क्या करोगे, पहले 1 के लिए निकालो, 6 × 1 + 1 दैट इज 8 mod of 5। तो जब मैं इसको डिवाइड करूंगी तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी
3, ठीक है। तो 6 into 1 plus 1, ऐसे ही 3 के लिए निकालूंगी तो 6 into 3 plus 1, 18 plus 1 19 mod of 5, तो वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 4। तो ऐसे ही मेरे पास वैल्यूज आती रहेंगी और यहाँ से वैल्यूज मुझे मिल जाएंगी सबके लिए। तो 2 के लिए वही रहेगी, 1 के लिए वही रहेगी, बट आपको लिखना सारे एलिमेंट्स की हैश फंक्शन वैल्यूज है। जब आपके पास सारे हैश फंक्शन की वैल्यू निकल जाएगी, नेक्स्ट स्टेप आपको क्या करना है, बाइनरी कन्वर्जन करना है। तो 2 की जो वैल्यू निकली थी हैश फंक्शन, जो 4 का हैश फंक्शन निकला था, जो 3 का निकला था, वो आपको कैलकुलेट करना है। यहाँ पे जो भी वैल्यू निकली थी हैश फंक्शन की, हैश 1 की वैल्यू अगर 2 निकली थी, 2 का बाइनरी नंबर क्या होता है, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3। तो अगर मुझे 2 निकालना है, इसका मतलब ये वाली वैल्यू 1 होगी, आपके साथ 0 होगा। 4 निकालना है, मतलब 2 की पावर 2, यहाँ से 4 होगा, तो सॉरी यहाँ 1 होगा, बाकी सब 0 होगा। 3 निकालना है, 3 कैसे बनेगा, 2 plus 1, ये वाली वैल्यूज 1 1 होंगी, 0 एंड 0 ऑल जीरोस। अगर 1 निकालना होता तो कैसे निकलता, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, किसी की पावर जो है वो 0 होती है तो वो 1 होता है, तो बनता 0 0 0 1। इन वैल्यूज के बाद आपको फाइंड आउट करना है ट्रेलिंग जीरोस। 1 के बाद कितनी जीरो है, 1 के बाद यहाँ कितनी जीरो है, 1, यहाँ कितनी जीरो है, 2, यहाँ एक भी नहीं है, यहाँ भी एक भी नहीं है। अब इसमें से मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट कर लो, 2 विल बी द मैक्सिमम वैल्यू। अब क्या करना है, 2 की पावर k करना था, मतलब जो k था मेरे पास मैक्सिमम वैल्यू दैट इज 2, तो 2 की पावर 2 4। तो यहाँ पे 4 डिस्टिंक्ट एलिमेंट है। यही हमने स्टार्टिंग में बताया था कि 1 2 3 4 4 डिस्टिंक्ट एलिमेंट है। तो ये आपका डिस्टिंक्ट एलिमेंट फाइंड आउट करता है। बस आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले हैश फंक्शंस के बेसिस पे वैल्यूज निकालनी है, उनको बाइनरी में कन्वर्ट करना है, ट्रेलिंग जीरोस फाइंड आउट करनी है, एंड देन उसके बाद जो मैक्सिमम वैल्यू है उसकी 2 को उसकी पावर बना के आपको एलिमेंट्स फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट आता है मेरे पास AMS एल्गोरिथम। AMS एल्गोरिथम में क्या होता है, जो मेरा फर्स्ट ऑर्डर होता है, फर्स्ट काउंट भी बोल सकते हो, फर्स्ट ऑर्डर भी बोल सकते हो, वो आपका निकलता है लेंथ ऑफ स्ट्रीम। लेंथ ऑफ स्ट्रीम क्या होगा, जितनी भी वैल्यूज हैं उनका स्क्वायर करके ऐड करना है। सेकेंड काउंट के लिए मेरे पास फॉर्मूला है, जो भी x1 की वैल्यू है उसको -1 करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है। जो थर्ड काउंट के लिए होगा उसमें आपको 3x1 माइनस वैल्यू का स्क्वायर करना है और माइनस 3x x1 डॉट वैल्यू +1 करना है। तो ये आपको फॉर्मूलाज याद करने पड़ेंगे। आप चाहो तो इसका दूसरा फॉर्मूला भी है जो इजीली याद हो सकता है। आपको अगर सेकेंड काउंट निकालना है, x का स्क्वायर माइनस x माइनस 1 का स्क्वायर। अगर थर्ड काउंट निकालना है, x क्यूब माइनस x माइनस 1 का क्यूब, ये इसी को सॉल्व करके बनाया हुआ है। अगर फोर्थ काउंट निकालना है तो बन जाएगा x4 x माइनस 1 का 4। अब आपको करना क्या है, ये मेरे पास क्वेश्चन है, इसमें A B C D ये हमें एक सीरीज दी हुई है। इस सीरीज में सबसे पहले मुझे फर्स्ट ऑर्डर निकालना है, तो फर्स्ट ऑर्डर में मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा A कितनी बार आया है, 1 2 3 4 5, 5 बार A आया है, B 4 बार आया है, C 3 बार आया है, D 3 बार आया है। इसका स्क्वायर करो, 5 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, तीनों को ऐड करो तो आ गया 51। तो मेरे पास फर्स्ट काउंट या फर्स्ट ऑर्डर आता है। अब मुझे सेकंड काउंट निकालना है, तो सेकंड काउंट के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, आपको रैंडमली कोई भी नंबर चूज करना है। इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि आप कौन सा नंबर चूज करना चाहते हो। तो मैंने यहाँ पे 3 नंबर चूज कर लिए, लाइक 3 8 और 13। तो अब मुझे चेक करना पड़ेगा कि थर्ड पोजीशन पे, 8th पोजीशन पे और 13th पोजीशन पे क्या क्या वैल्यू। तो मैं एक बार अपनी सीरीज के पास जाती हूँ कि सीरीज में क्या है। तो दिस इज माई सीरीज। अब इसमें थर्ड पोजीशन पे क्या है, तो थर्ड पोजीशन की बात करें तो A B C जो है वो मेरा थर्ड पोजीशन पे है, देन 4 5 6 7 8th पोजीशन पे मेरा D है। ये रैंडमली चूज करें हैं पोजीशन, आप अपनी मर्जी से 2 4 कुछ भी चूज कर सकते हो। नेक्स्ट मेरे पास 13 इज 9 10 11 12, 13 इज A। तो 13 पोजीशन पे मेरे पास A है। तो क्या क्या निकला, x1 में क्या था C, x2 में क्या था D, x3 में क्या था A।
अब निकालना है x1 डॉट वैल्यू। x1 डॉट वैल्यू का क्या मतलब है, जो आपने थर्ड c यूज किया है उस c के बाद कितने c और आते हैं, इंक्लूडिंग दैट c ऑल्सो। तो थर्ड पोजीशन है यहाँ पे, इस थर्ड पोजीशन में मेरे पास c है। इस c के फर्स्ट तो c यही हो गया, काउंट करना है, और इस c के बाद और कितने c आते हैं, तो यहाँ से चलते जाओ। फर्स्ट तो यही है, 1 2 3, तो 3 मेरे पास c है, तो x1 डॉट वैल्यू आ जाएगा 3। देन x2 डॉट वैल्यू निकालना है, इस d के बाद आपके कितने d हैं, तो ये d, एक तो d यही हो जाएगा, 1 2 ही है, तो आपकी x2 डॉट वैल्यू हो जाएगी 2। देन आपको निकालना है x3 डॉट वैल्यू। x3 क्या है आपके पास, 13th पोजीशन पे a है, तो इस a के बाद कितने a आ रहे हैं, इंक्लूडिंग दैट a ऑल्सो, तो 1 2, तो 2 a आ गए, तो x2 डॉट वैल्यू मेरे पास आ गए 2। तो पहला स्टेप आपने क्या करा, फर्स्ट काउंट निकाला, सेकंड स्टेप में आपने रैंडम नंबर्स चूज करे। अब आपको नेक्स्ट काउंट निकालना है, दैट इज सेकंड काउंट। जब आप सेकंड काउंट निकालोगे तो कैसे निकलेगा, आपको सीधा सीधा फॉर्मूला अप्लाई करना है जो मैंने आपको बताया था, हर एक के लिए, थर्ड पोजीशन के लिए, 8 के लिए, 13 के लिए, मतलब फॉर सी, फॉर डी, फॉर ए, एंड 2 डॉट x1 वैल्यू माइनस 1। तो x1 वैल्यू कितनी है मेरे पास, 3, तो 2 इंटू 3 माइनस 1। नंबर ऑफ एलिमेंट, n इज द नंबर ऑफ एलिमेंट, क्वेश्चन में गिवन है 15 नंबर ऑफ एलिमेंट्स मेरे पास है, नहीं तो आप काउंट भी कर सकते हो। 15 इंटू 5 इज 75। ऐसे ही आपको 2 डॉट x2 वैल्यू माइनस 1 हो जाएगा, 2 इंटू 2 माइनस 1, x2 की वैल्यू कितनी है 2, तो 2 इंटू 2 माइनस 1 इज 45, x3 45, एवरेज निकाल लो तीनों की, दैट विल बी 55। तो अप्रोक्सीमेटली जो मेरा फर्स्ट ऑर्डर आया था 59, सेकंड ऑर्डर भी ऑलमोस्ट उसके इक्वल ही है, अप्रोक्सीमेटली इक्वल है। तो ऐसे ही आप थर्ड ऑर्डर निकाल सकते हो विद द फॉर्मूला। अब नेक्स्ट टॉपिक है मेरे पास, नंबर ऑफ वंस मुझे काउंट करना। नंबर ऑफ वंस क्या होता है, कितने नंबर ऑफ वन मेरे पास एक सीरीज में गिवन है। तो DGIML को क्या करता है, DGIML को मेरे को बकेट्स बना के देता है, और उस बकेट के बेसिस पे मैं वंस फाइंड आउट करती हूँ। बट उस बकेट के कुछ रूल हैं। बकेट का पहला रूल ये है कि उसके अंदर वन जरूर होना चाहिए, अगर वन नहीं है तो बकेट नहीं होगी, एटलीस्ट एक वन जरूर होना चाहिए। जो भी बकेट के जितने नंबर ऑफ वंस होंगे, बकेट में जितने भी नंबर ऑफ वंस होंगे उतना ही बकेट का साइज होगा। लाइक 0 1 0, तो इसकी बकेट का साइज हो जाएगा 1, क्योंकि नंबर ऑफ वन है इसमें 1। 1 1 0, कितने वन है 2, तो बकेट का साइज कितना हो जाएगा 2। नेक्स्ट रूल आपको क्या करना है, जब आप राइट से लेफ्ट की तरफ आओगे, कोई भी सीरीज है लाइक 0 से 1 1, जब आप राइट से लेफ्ट की तरफ जा रहे हो तो आपका बकेट का साइज जो है, साइज मस्ट बी इंक्रीज होना चाहिए, डिक्रीज नहीं होना चाहिए। जो भी आप बकेट बनाओगे वो हमेशा 2 की पावर में बनेगी, मतलब 2 4, मतलब 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, इस फॉर्म में आपकी बकेट बनेगी। लाइक 1 1 हो सकता है, 2 1 हो सकते हैं, 4 1 हो सकते हैं, बट आपके 3 5 इतने नंबर ऑफ वंस नहीं हो सकते। और जो भी बकेट बनाओगे, 2 बकेट सेम साइज की बन सकती हैं, इससे ज्यादा बकेट जो है वो सेम नहीं बना सकते। मतलब 2 बकेट ऐसी हो सकती है जिनका साइज 1 हो, 2 बकेट ऐसी हो सकती है जिनका साइज 2 हो, तो 2 बकेट ऐसी हो सकती है जिनका साइज 4 हो, पर 2 से ज्यादा आप चूज नहीं कर सकते। तो ये कुछ रूल्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं, जितने नंबर ऑफ वंस होंगे उतना बकेट का साइज होगा, एटलीस्ट 1 होना चाहिए। एंड द लास्ट रूल है, जब आप शुरू करोगे ना, तो राइट साइड में सबसे पहले 1 ही आना चाहिए। जब आप बकेट बनाना शुरू करोगे तो राइट साइड में सबसे पहला 1 आना चाहिए। तो लाइक अगर मेरे पास ये सीरीज है जो क्वेश्चन में गिवन है, 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0। तो इसमें क्या करना है, आपको बकेट बनानी है। पहली कंडीशन क्या करनी है, राइट साइड में पहला 1 आना चाहिए। तो राइट साइड में पहला 1 ये आ गया, तो यहाँ से मैंने एक बकेट बना ली विद द साइज 2 की पावर 0 1 साइज। देन नेक्स्ट यहाँ से 1, आपने यहाँ से दूसरी बकेट बन गई, कितने नंबर ऑफ वंस है 2, 2 है, पावर ऑफ 2 में है, ठीक है, और 1 के बाद 2 भी बन रहा है, तो साइज भी इंक्रीज हो रहा है लेफ्ट टू राइट में। देन मेरे पास
फिर से मेरे को बकेट बनानी है आगे, तो ये राइट साइड पे पहला वन आ गया है, तो ये 2 वन को कंसीडर कर लो। ठीक है, वही 2। अभी आप रूल्स के अकॉर्डिंग चलते जाओ और सारे रूल्स आपके फॉलो होते जाएंगे। कोशिश ये करना कि सबसे पहले सबसे छोटी बकेट बनाना। बड़ी बकेट बनाओगे तो आगे जाके प्रॉब्लम क्रिएट होगी। अगर आप यहीं पे 4 की बकेट बना देते तो फिर आगे 2 की बकेट बनती। तो इसलिए पहले छोटी बकेट बनाओ जितना हो सकता है। वो अगर 1 की 2 बन रही हो तो 1 की 2 बना लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन 2 से ज्यादा नहीं बनानी। 2 बकेट सेम साइज की आप बना सकते हो। नेक्स्ट, यहाँ से आप यहाँ आओ, 1 2 3 4 बकेट। देखो साइज भी इंक्रीज हो रहा है और सेम बकेट के जो साइज की हैं वो 2 ही बकेट हैं। अभी हमारे पास कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आई है अकॉर्डिंग टू द रूल्स। एंड द लास्ट वन, दिस इज इट, 4। तो ये 2 बकेट सेम साइज की हो गई हैं और साइज आपका इंक्रीज हो रहा है 1 से 2, 2 से 4। तो सारे रूल आपके फॉलो हो रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप अपनी अकॉर्डिंग कोई भी सीरीज लेके रूल्स को फॉलो करते हुए बकेट्स बना सकते हो। तो ये DGIM एल्गोरिथम है और आप इनको टोटल कर दो, 4 + 4 + 2 + 2 + 1। तो मेरे पास कितना बनेगा, 8 4 12 और 1 13। तो नंबर ऑफ वंस कितने हैं इस सीरीज के अंदर, 13 नंबर ऑफ वंस है। तो DGI एल्गोरिथम यही काम करता है, नंबर ऑफ वंस फाइंड आउट करता है। बस आपको बकेट बनानी है और बकेट के लिए आपको रूल्स याद होने चाहिए। देन नेक्स्ट आता है मेरे पास डिकेइंग विंडो। इसमें आप हर एक एलिमेंट को एक वेट असाइन कर देते हो और उस वेट के बेसिस पे आप काम करते हो सारा। सबसे पहले आपको क्या करना है, मोस्ट पॉपुलर एलिमेंट फाइंड आउट करना है डिकेइंग में। हर एक एलिमेंट को एक वेट असाइन कर दो। उस वेट के बाद आपको क्या करना है, उसका सम या आप बोल सकते हो एवरेज निकालना है। सारे जो भी आपने वेट असाइन करे हैं उन सबको ऐड करके और उनका एक एवरेज निकालना है। इसमें कुछ ऐसा अलग नहीं है, जैसे हम लोग बकेट और बाकी सब पे काम करते हैं, अब हर एक एलिमेंट के पास एक एक्स्ट्रा वेट ऐड ऑन हो गया है। जैसे अगर हम इसमें इसकी बात करें तो एक एक्स्ट्रा वेट इसके पास ऐड ऑन हो गया है और उस वेट का आपको एवरेज निकालनी है सबको टोटल करके। बाकी सारी चीजें इसके अंदर सेम ही होती है। लास्ट टॉपिक है मेरे पास रियल एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म। रियल एनालिटिक्स कहाँ कहाँ पे यूज होते हैं आपको पता है ऑलरेडी। जब डेटा स्ट्रीमिंग पढ़ रहे हैं तो रियल टाइम एनालिसिस या रियल टाइम चीजें तो होंगी क्योंकि लाइव चीजें होती हैं। तो इसके बेसिस पे आपके क्या क्या कंपोनेंट होते हैं, एग्रीगेटर होता है, ब्रोकर होता है, एनालिटिक्स इंजन होता है और स्ट्रीम प्रोसेसर होता है जो डेटा को प्रोसेस करता है। अभी मैंने आपको जब आर्किटेक्चर पढ़ाया था तो मैंने बताया था एक तरफ ब्रोकर होता है, एक तरफ कंज्यूमर होता है और उस कंज्यूमर के अंदर जो भी स्ट्रीम प्रोसेसर होता है वो यहाँ पे यूज होगा डेटा को फॉरवर्ड करने के लिए। क्या क्या बेनिफिट है, लेस टाइम लगता है, आप अपने अकॉर्डिंग डेटा को कस्टमाइज कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, वो इमिडिएटली चेंजेस हो जाते हैं और उसको आप शेयर भी कर सकते हो बहुत आराम से। क्या क्या प्रॉब्लम है, मतलब क्या क्या स्टेप्स होते हैं, सबसे पहले आप डेटा को कलेक्ट करोगे, कलेक्ट के बाद आप उसकी प्रोसेसिंग करोगे, प्रोसेस करने के बाद आप उसको एनालाइज करोगे और एनालाइज के बाद विजुअलाइजेशन करोगे। विजुअलाइजेशन का मतलब होता है आप उसको मैप्स या ग्राफ्स की फॉर्म में, मतलब एक आर्किटेक्चर फॉर्म में आप उसको ड्रॉ करोगे। तो सबसे पहले डेटा को कलेक्ट कर लो, कलेक्ट करने के बाद प्रोसेसिंग कर लो कि कौन सा डेटा आपको चाहिए कौन सा नहीं। उसकी प्रॉपर प्रोसेसिंग के बाद आपको एनालाइज करना है कि आपके डेटा कौन सा काम का है। लाइक फॉर एग्जाम्पल आपने कंपनी में से 100 एम्प्लॉयज का डेटा निकाला, तो डेटा कलेक्ट कर लिया, कलेक्शन के बाद आपने उस पर कोई भी फार्मूला अप्लाई करा, प्रोसेसिंग कर दी, लाइक आपने जेंडर्स के बेसिस पे डिवाइड कर दिया, एक तरफ मेल एक तरफ फीमेल। देन आपको एनालाइज किया कि मेल में कितने एज ग्रुप हैं, फीमेल में कितने एज ग्रुप हैं, या फीमेल की सैलरी कितनी है या मेल की सैलरी कितनी है। तो आपने पूरा एनालिसिस कर लिया, एनालिसिस के बाद आपने उसको विजुअलाइज फॉर्म में बना दिया। आप चाहो ग्राफिकल फॉर्म में, टेबल फॉर्म में, या आप लाइन चार्ट, पाई फॉर्म, हिस्टोग्राफ की फॉर्म में आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो। दैट इज डेटा विजुअलाइजेशन। ठीक है, इस पे अलग अलग केस स्टडीज होती हैं, आप पढ़ सकते हो कि स्टॉक मार्केट में क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या प्रोडक्शन जो है वो यूज होते हैं, या रियल टाइम सेंटिमेंट एनालिसिस क्या क्या है। तो ये मेरे पास सारी केस स्टडीज हैं। तो दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एवरीवन।